हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। दिव्यांग हेल्प में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कंटिन्यूअसली हर दिन वीडियो बना रहा हूं और अपलोड कर रहा हूं। तो इसका एक ही रीज़न है कि अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ आती जा रही हैं, तो मैं हर दिन यही कोशिश करता हूं कि कोई भी अच्छी वैकेंसी जो आए तो आप लोगों तक उस वीडियो को पहुंचाओ, ताकि कोई भी वैकेंसी में आप लोग अप्लाई करने से पीछे ना रह जाएं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, मैं खुद ही एक जॉब होल्डर पर्सन हूं, तो ड्यूटी ख़त्म होती है उसके बाद ही वीडियो बनाने का मौका मिलता है। थोड़ा रेस्ट वगैरह करके मैं वीडियो बनाता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी आज हो चुका है। तो ये वीडियो फ्रेंड्स मैं इस वैकेंसी के ऊपर बनाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद इसमें जो हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन हैं वो इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लेकिन हमारे कुछ दिव्यांग साथी भाई बहन हैं जो इस वैकेंसी में भी इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने सोचा है कि इस वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए, उसको भी देखा जाए, उसको भी एनालाइज किया जाए, ताकि अगर यदि उसमें भी हमारे कुछ दिव्यांग साथी भाई बहनों के लिए कुछ है तो वो उन तक पहुंच जाए, और वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वो अप्लाई कर सके। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ग्रामीण डाक सेवक, जो ग्रामीण डाक जीडीएस है, पोस्ट ऑफिस में इस के लिए वैकेंसी निकलती है, तो उसकी नोटिफिकेशन को आज हम लोग एनालाइज करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, ये नोटिफिकेशन नंबर है और ये 31 जुलाई को इसको आउट किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2023। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है ये ग्रामीण डाक सेवक की है। तो आइए हम लोग अब चलते हैं, नोटिफिकेशन को एनालाइज करते हैं, देखते हैं इसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, क्या क्या इसमें दिया गया है, और हमारे दिव्यांग साथी जो हैं भाई बहन उनके लिए इसमें क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं सीधा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर इंगेजमेंट एज ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम एंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम डाक सेवक्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन, ये वेबसाइट के ऊपर जा करके। डिटेल्स ऑफ द वैकेंट पोस्ट आर गिवन इन एनेक्चर 1। सो फ्रेंड्स, ये जो है जीडीएस में है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, ये पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन 3 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 23 अगस्त। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दिया हुआ है, और 24 अगस्त और से लेकर के 26 अगस्त तक ये जो आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म को एडिट करने का आपको मौका दिया जाएगा। अगर यदि आपने उसमें कुछ गलती कर दिया है तो वो सुधारने के लिए आपको मौका दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे इमोलमेंट्स है। तो ये देखिए फ्रेंड, जीडीएस को क्या क्या मिलने वाला है। कंटिन्यूटी अलाउंस, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी ट्रैक प्लस डेयरिंग अलाउंस और जो मिलेगा, और फिर जो डिफरेंट कैटेगरीज में जो पेमेंट है उसको मिलेगा। तो एक जो बीपीएम है, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है, वो अगर यदि आप उसके लिए सेलेक्ट होते हैं तो जो मिनिमम सैलरी है वो 12,000 है और मैक्सिमम 29,380 है। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है, मैं बता दूं कि क्यों नहीं बनाना चाह रहा था वीडियो, ये परमानेंट ऑन रोल नहीं है, ये सरकारी नौकरी नहीं है। हर जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है उसमें कुछ प्राइवेट से पोस्ट निकलते हैं, तो ये वही पोस्ट है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन फिर भी अच्छी है, इसमें भी आपका होने से आपको पैसे मिल सकते हैं अच्छे, और आपको एक रोजगार मिल सकता है, तो वो देख लीजिए। तो फ्रेंड, बीपीएम की सैलरी देख लिया आपने, एबीपी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की जो सैलरी 10,000 से 24,470 रुपये तक ये टोटल मिलेगा। फ्रेंड्स, ये मिनिमम सैलरी और ये मैक्सिमम सैलरी है, तो ये मत सोच लीजिए कि ये ही आपको मिलेगा।
ठीक है, ये मिल सकता है, एक्सपीरियंस होगा उसके बाद, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं मिलेगा, जो आप वो डिसाइड करेंगे वही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेसिडेंस एकोमोडेशन। तो जो पोस्ट्स हैं वो क्या है, उनका काम क्या है। तो देखिए पहला है ब्रांच पोस्ट मास्टर। द जॉब प्रोफाइल फॉर ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूड्स, तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए सेलेक्ट होंगे तो उनका क्या क्या जो हर दिन का काम होगा वो देख लीजिए। डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडियन IPPB यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स। उसके बाद इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय डिपार्टमेंट, मतलब कि डिपार्टमेंट जो उनको बताएगा उसी हिसाब से काम करना होगा। फिर मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विसेज इन कस्टमर सर्विसेज सेंटर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए भी जाना पड़ेगा और ये सारे डिपार्टमेंट्स में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रेसिडेंस एंड एकोमोडेशन। तो ये ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए क्या लिखा हुआ है, द एप्लीकेंट सेलेक्टेड एज GDS BPM विल हैव टू प्रोवाइड एकोमोडेशन फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस आफ्टर सेलेक्शन बट देयरफॉर बिफोर engagement. A declaration on this effect with details of accommodation is to be submitted before engagement. The applicant so selected will require to reside in post village, the village in which the BO is functioning only. The accommodation should meet the standards of as prescribed by Directorate Letter Number and as amended from time to time. तो जो GDS BPM के तौर पे सेलेक्ट होंगे उनको एकोमोडेशन रूम भी दिया जाएगा वहाँ पे जिस गांव में वो ब्रांच ऑफिस काम कर रहा है। तो इनका कहना है कि जो एकोमोडेशन यानी कि रहने के लिए रूम वगैरह दिया जाएगा वो इस लेटर में लिखा है उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया जाएगा और वो उनके रहने लायक सही रहेगा। तो मतलब आप सेलेक्ट होंगे तो किसी गांव में ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके लिए क्या कहना है, उनके लिए जो प्रोफाइल है वो क्या है, सेल्स ऑफ स्टैम्प स्टेशनरी और ये सब को बढ़ावा देना है। और जो BPM सेलेक्ट होंगे उनको असिस्टेंस देना है, हेल्प करना है और ये सारा काम उनको करना है। ठीक है, और इनको जो है आप कोई वो नहीं मिलने वाला, एकोमोडेशन मतलब कि नहीं मिलेगा, बस आपको जो पोस्ट ऑफिस रहेगा उसके आसपास ही रहना है। ठीक है, यहाँ पे यही मेंशन है। उसके बाद फिर फ्रेंड डाक सेवक है। तो डाक सेवक जो है, डाक सेवक विल बी इंगेज्ड इन डिपार्टमेंट ऑफिस लाइक सब पोस्ट ऑफिस, हेड ऑफिस। द जॉब प्रोफाइल ऑफ ड डाक सेवर्स इंक्लूड्स, ठीक है, स्टाम्प और स्टेशनरी ये सब बेचना, पोस्ट ऑफ जो IPPB है उसको देखना। फिर डाक सेवक हैव टू वर्क इन सॉर्टिंग ऑफिसेस ऑफ रेल मेल सर्विसेज RMS, यानी कि अगर यदि रेल RMS के थ्रू जो पोस्ट आते हैं उनको भी देखना। डाक सेवक इन मेल ऑफिसेस विल हैंडल रिसिट डिस्पैच ऑफ मेल, ये देखना है। फिर डाक सेवक विल आल्सो असिस्ट पोस्ट मास्टर सब पोस्ट मास्टर इन मैनेजिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस एंड डू मार्केटिंग बिजनेस प्रोक्यूरमेंट और एनी अदर वर्क असाइन टू द पोस्ट मास्टर और IPO ASPO। तो मतलब कि जो डाक सेवक होंगे उनको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उनकी जो जॉब है वो थोड़ी भागा दौड़ी वाली जॉब हो जाती है। वैसे तो फ्रेंड्स ये सारे जॉब भागा दौड़ी वाली है, लेकिन डाक सेवक जो है उनकी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल पोस्ट। ठीक है, तो एज लिमिट जो है वो 18 साल से ले करके मैक्सिमम जो है 40 साल तक है। ठीक है, उसके बाद एज जो है ना उसमें जो मतलब कि कंसीडर कर रहे हैं वो क्या होगा कि एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि आप 23 अगस्त को फॉर्म लास्ट फिल कर सकते हैं, तो उस दिन से ये एज को काउंट कर रहे हैं। ठीक है,
process of certification and format certificate. Applicants who wish to be considered for reserved vacancy or seek age relaxation will have to submit the requisite certificate form the competent authorities in the prescribed format. In case of failure to do so, their candidature will be cancelled. तो मतलब अगर यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से जैसे ST, SC, OBC या फिर दिव्यांग, EWS, ये तो वो सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे दिव्यांग साथियों के लिए क्या है, जो अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं 10 साल की छूट यहाँ भी है, अगर OBC से हैं तो 13 साल की छूट, और अगर यदि ST, SC से हैं तो 15 साल की छूट। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपको कोई भी ये नहीं, एज में रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट, यानी 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, और आपके साथ में सब्जेक्ट होने चाहिए मैथ्स और इंग्लिश, हैविंग बीन स्टडी एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब इंग्लिश और मैथ आपके सब्जेक्ट्स में तो होने ही चाहिए। conducted by any recognized board of school education by government of India, state, union territory। and तो मतलब कि आपको है ना इंग्लिश और मैथ्स ये 2 सब्जेक्ट 10th में पढ़ा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके सब्जेक्ट्स नहीं हैं इंग्लिश मैथ तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। The applicant should have studied local language, that is name of the language, at least up to secondary standard as compulsory or elective subject। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या है कि GDS का जो पोस्ट है ना, उसके लिए हर स्टेट में लगभग वैकेंसी आई हुई है। मैं दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ आई हुई है। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा वो स्टेट्स, ये सारे स्टेट्स जो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स में वैकेंसी आई हुई है। तो आपको जो है ना वो अप्लाई किसी एक स्टेट में करना है। तो इनका कहना है कि अगर आप जो है ना आप कोई उस स्टेट के लोकल लैंग्वेज, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आसाम ले लेते हैं, तो आसाम में जो लोकल लैंग्वेज बोला जाता है वो है असमीज़। तो आपको असमीज़ आना चाहिए, या फिर आपने +2 तक 10th तक पढ़ा है उसको, ठीक है। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन, तो ये एक क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर कैसे चलता है, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट होता है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, मतलब कि आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, साइकिल, स्कूटर, बाइक, कुछ भी आपको चलाने आना चाहिए। उसके बाद एडेक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब कि आपके पास जीवन यापन के पर्याप्त संसाधन होने चाहिए, क्योंकि ये जॉब मैंने बताया ना ये परमानेंट जॉब नहीं है। तो इसीलिए इनका कहना है कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में पैसे और वगैरह सब होना चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन जो है ST, SC, OBC, EWS, PWD कैटेगरीज को मिल रहा है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, और किस किस लेटर के बिहाफ पे मिल रहा है वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो हमारे दिव्यांग साथी जो हैं उनको जो ध्यान देना है, द परमिसिबल डिसेबिलिटी फॉर PWD एप्लीकेंट्स इज एज अंडर। तो देखिए BPM, ABPM, डाक सेवक, ये तीनों पोस्ट के लिए जो हमारे दिव्यांग साथी हैं ध्यान देंगे कि कौन कौन से कैटेगरी। सो फ्रेंड्स, लो विजन यानी कि जिनको आंखों में प्रॉब्लम है, उसमें सिर्फ लो विजन वाली जो कैटेगरी है वो एलिजिबल है, यानी कि जिनको कुछ न कुछ तो दिखाई देना चाहिए जिससे कि वो आना जाना और अपना काम कर सके, ठीक है। फिर डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि जो हियरिंग HI इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड है, उसमें डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग ये कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया। फिर उसके बाद ऑर्थोपेडिक, यानी कि ऑर्थोपेडिक जो कैंडिडेट है उसमें कौन से, 1 आर्म जिनके एक हाथ में प्रॉब्लम है, 1 लेग जिनके एक पैर में प्रॉब्लम है, लेप्रोसी, डॉफिज्म, एसिड अटैक विक्टिम, बस इतने ही कैटेगरी एलिजिबल है। बोथ आर्म, बोथ लेग, बोथ आर्म,
फिर बोथ लेग, ये कैटेगरी एलिजिबल नहीं है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि आपकी कैटेगरी एलिजिबल है कि नहीं है, तभी अप्लाई करिएगा। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर स्पेसिफिक लर्निंग, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये एलिजिबल है। फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी, इसी में से इसके अलावा अगर कोई और मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो नहीं। डेफ और ब्लाइंडनेस ये छोड़ करके, तो मतलब कि इनका कहना है कि ऊपर में जितना भी है इसी में से आपका डबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन यहाँ पे जो ये है इंडियन पोस्ट GDS online.gov.in, सिर्फ यहीं पे आपको जा करके अप्लाई करना है, पेमेंट करना है, जो भी करना है सब यहीं पे करना है। लेकिन आपको उसी स्टेट में करना है जिस स्टेट के लोकल लैंग्वेज को आप जानते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, ये फ्रेंड मैंने शुरू में बोला ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो यहाँ पे सिलेक्शन जो प्रोसेस है ना वो आपका जो है ना वो मेरिट पे होगा। मतलब कि आप जो 10th लेवल में आपके जो मार्क्स आए हैं उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, और वो क्या होगा, जो सिस्टम है ना वो ऑलरेडी जो है ना सिस्टम क्या करेगा, आपके सब्जेक्ट्स को पकड़ लेगा, आपके मार्क्स को पकड़ के उसी के बेसिस पे जो परसेंटेज आपका रहेगा उसी परसेंटेज के हिसाब से वो एक मेरिट लिस्ट बनाएगा और उसी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, एप्लीकेंट्स हैविंग बोथ मार्क ग्रेड्स इन मार्कशीट हैव टू अप्लाई विथ मार्क्स ओनली। तो अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, बहुत सारे जो 10th पास हो रहे हैं हमारे साथी लोग, उनके मार्कशीट में है ना ग्रेड और मार्क्स दोनों हैं। तो आपको यहाँ पे मार्क्स के साथ अप्लाई करना है। और अगर यदि कि यहाँ पे क्या हुआ कि ग्रेड्स के साथ में आपने अप्लाई किया तो आपका जो है एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर यदि आपकी जो मार्कशीट है उस पर सिर्फ ग्रेड दिया हुआ है तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेड के आपको नंबर देखिए यहाँ पे क्या मिल रहे हैं। ग्रेड A1 है तो ग्रेड पॉइंट 10 है, A2, B1, B2, C1, C2, D, इसी तरीके से वो एक इन्होंने बता दिया है कि किस हिसाब से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद फिर फ्रेंड्स ये हो गया, CGPA वगैरह का सिस्टम हो गया, ये सारा हो गया। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट वुड हैव द लिबर्टी एंड सोलो राइट्स टू इंट्रोड्यूस एनी एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ टाई टू डिटरमाइन द मेरिट, द डिसीजन ऑफ द डिपार्टमेंट शैल बी फाइनल। तो फ्रेंड यहाँ पे इन्होंने जो जैसे कि दो कैंडिडेट के बीच में टाई हो गया, एज वगैरह सब कुछ सेम हो गया, नाम वगैरह जो भी इनका मतलब कि प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में दोनों कैंडिडेट बराबर हर तरीके से हो जा रहे हैं। तो जो इसमें लिखा है कि जो डिपार्टमेंट है उसको ये अधिकार है कि उस टाइम पे कोई भी एक अलग से कोई भी नया प्रक्रिया ला करके, नया रूल ला करके उस जो टाई हुआ है उसको ये अलग अलग कर सकते हैं और कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये देखिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स हैव टू सबमिट एन अंडरटेकिंग इन फॉर्मेट एनेक्चर्ड एज एनेक्चर 6 रिगार्डिंग लाइबिलिटी इन केस ऑफ फर्निशिंग फेक इंफॉर्मेशन डिटेल्स इन द फॉर्म। तो एनेक्चर 6 आपको जमा करना होगा सेलेक्ट होने पे, ताकि वो उसमें लिखा रहेगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या फिर आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही है, आप फेक नहीं है, गलत नहीं है। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन, तो ये देखिए फ्रेंड, द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंगेजमेंट विल बी रिलीज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑन इट्स वेबसाइट एंड GDS ऑनलाइन पोर्टल। तो जो वेबसाइट है वहीं पे आपकी रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देखिए फ्रेंड्स, shortlisted applicants will attending for documents while attending for documents verification with the verifying authority will bring documents as listed in annexure 7 and 2 sets of self-attested photocopies of for submission. The shortlisted candidate will be allowed total 15 days to submit documents for verification. जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा
उनको एनेक्चर 7 के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, और साथ ही साथ जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको सिलेक्शन के टाइम पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के 2-2 कॉपीज़ लेकर के जाने होंगे। मैक्सिमम 15 दिन समय दिया जाएगा। 15 दिन के बाद आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड, द डिपार्टमेंट विल कंटिन्यू टू इश्यू सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स अगेंस्ट नॉन टर्न अप एंड नॉन रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। तो मतलब कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन और रिजेक्ट नहीं हुए हैं वो, तो उनकी लिस्ट वो निकालते रहेंगे कुछ समय के बाद में, लेकिन 31/12/2023 के बाद में वो कोई भी दोबारा से लिस्ट नहीं निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं। डिपार्टमेंट वुड ऑल्सो नॉट entertain any communication regarding acceptance of application format, such communication will be filed। तो फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है GDS आर होल्डर ऑफ सिविलियन पोस्ट बट दे आर आउटसाइड द रेगुलर सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट बाय GDC, ठीक है, गवर्नड बाय GDC। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये GDS जो है ना, ये जो है ये मतलब कि कोई रेगुलर पोस्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए रिलेटेड, ये डेटेड OM डेटेड इतना रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ ट्रैक एंड अदर अलाउंस to all approved categories of GDS is available on GDS इंडियन पोस्ट वेबसाइट के ऊपर है। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, आपको ये इम्पॉर्टेंट है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट एन अंडरटेकिंग टू द engaging authority regarding knowledge of computer cycling and having adequate means of prescribed format। तो मतलब कि आपको एक देना पड़ेगा जिसमें आप मेंशन करेंगे कि आपके पास सफिशिएंट लाइवलीहुड है और आपको साइकिल भी चलाना आता है और आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज है। ये कंपलसरी है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए ये है एनेक्चर 1, जो आप कौन सी डिवीज़न के लिए जाना चाहते हैं वो। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन टोटल दे दिया गया है। ये देखिए फ्रेंड एनेक्चर 2, ये आपको जमा करना होगा, ठीक है। आई विल बी एबल टू यूज स्मार्टफोन लैपटॉप हैंडल डिवाइसेस, तो ये मतलब कि ये भी आपको देना पड़ेगा एनेक्चर 2। फिर उसके बाद एनेक्चर 3 भी देना पड़ेगा कि आपको साइकिल वगैरह चलाना आता है और आप जो काम दिया जाएगा वो आप कर पाएंगे। उसके बाद ये है एनेक्चर 4 अंडरटेकिंग, मतलब कि आपको अलाउंस जो है वो मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उससे पहले आपके पास सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में है वो भी देना पड़ेगा। एनेक्चर 5, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये फ़ी वगैरह इसमें दे रखा है। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, तो जो हमारे दिव्यांग साथी जो एलिजिबल हैं वो ध्यान देंगे कि उनकी फ़ी नहीं लगेगी। जैसे कि यहाँ पे दिखा है पेमेंट ऑफ फी इज़ एग्जाम्प्टेड फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, मतलब जितनी भी महिलाएं हैं उनको फ़ी पेमेंट से हटा दिया गया। उनको फ़ी में छूट है, वो नहीं देंगी, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, दिव्यांग हो, तो उनको पैसे नहीं लगेंगे। ST SC कैंडिडेट और दिव्यांग लोगों के पैसे नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ डिवीज़न एक्सरसाइजिंग प्रेफरेंस, तो देखिए फ्रेंड आपको डिवीज़न जो है स्टेट वही चुनना है जिसकी लोकल लैंग्वेज आपको पता है। अदरवाइज अगर दूसरे चुन लेंगे तो आपका सिलेक्शन फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, उसमें वो लोकल लैंग्वेज मांगेंगे और आप दे नहीं पाएंगे, तो उसमें नहीं होगा। उसका देखिए यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस, अगर सपोज कीजिए आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया है और आप हर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो उन्होंने बोल दिया है कि किसी एक पोस्ट के लिए ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा और जो वो भी पहला रहेगा उसी में सेलेक्ट किया जाएगा, बाकी दूसरे लोगों से फिलअप किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, आपको एक फ़ोटो लगेगा जिसकी डिजिटल साइज जो है वो 50 KB से कम हो और सिग्नेचर जिसकी डिजिटल साइज 20 KB से कम हो। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि जो करेक्शन के लिए, मतलब कि अगर यदि आपने 23 तारीख तक फॉर्म भर दिया, आपको लगता है आपने कुछ गलती कर दिया है, तो 24 से 26 तक है वो विंडो ओपन रहेगी ताकि आप दोबारा से करेक्शन कर लें, ठीक है। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। और ये है एनेक्चर 6,
ये भी आपको देना पड़ेगा कि आपने एज, एड्रेस वगैरह जो भी डिटेल्स वगैरह दिया है वो आपका सही है। और उसके बाद फिर एनेक्चर 7, देखिए फ्रेंड यही है वो एनेक्चर 7 जिसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह देना पड़ेगा। मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और जो भी यहाँ पे मांगा गया है ये मेडिकल अथॉरिटीज से, वो सब सारा कुछ आपको जमा करना पड़ेगा, तब जा करके आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। सो फ्रेंड्स, जीडीएस के बारे में जो भी पता था मैंने सारा कुछ आप लोगों को क्लियर कर दिया है। लिंक जो है अप्लाई करने के लिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लिंक को यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ जिस स्टेट में आपको उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज वो पता है तो उसी स्टेट में अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि जो नोटिफिकेशन है उसको पूरी तरह से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने क्लियर कर दिया है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी दिव्यांग साथी भाई बहन एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अब उम्मीद करता हूँ कि सारा कुछ कवर अप हो चुका है। वीडियो को आप अच्छे से देखिए और अप्लाई कीजिए। और अगर यदि आपको कहीं पे डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर दूँगा। सो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद में कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दिव्यांग साथी और जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उन तक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।